हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। होप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इंसुलिन। आज हम पढ़ेंगे कि इंसुलिन क्या होता है, इसका हमारे बॉडी में क्या फंक्शन है। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा कि इंसुलिन एक हमारा हार्मोन है जो कि पेनक्रियास के द्वारा रिलीज किया जाता है, सिक्रेट किया जाता है, सॉरी। ठीक है, तो जैसे आपको पता है डायबिटीज पेशेंट में क्या होता है कि उनके ब्लड का ग्लूकोज कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है। मतलब ग्लूको जो उनके ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है, लेवल बढ़ जाता है, ग्लूकोज लेवल। ठीक है, जिसकी वजह से डायबिटीज होती है उनको। ठीक है, मतलब कि उस कंडीशन को हम डायबिटीज कहते हैं, सिंपली समझो। ठीक है, वो क्यों बढ़ती है, इसके पीछे दो तीन रीजन हैं। देखो, एक तो उनकी बॉडी में जो इंसुलिन है वो इनफ नहीं बन पा रहे, मतलब कि इतने इंसुलिन नहीं बन पा रहे कि वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर सके। पता नहीं आपको, जो इंसुलिन है वो जो ब्लड के ग्लूकोज लेवल होते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं और एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इतना आप समझो। एक्चुअल में इससे बहुत डीप प्रोसेस होता है। आप फिलहाल के लिए इतना समझो कि वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं इंसुलिन। ठीक है, जो हमारे को ग्लूकोज कहाँ से मिलता है, मोस्टली जो कार्ब्स वगैरह हम लेते हैं उसी से मिल जाता है। ठीक है ना, रोटी वगैरह इन सबसे। ठीक है, तो इतना आप समझो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि एक तो ये केस होगा कि वो इनकी इंसुलिन से नहीं बन पा रहे, या फिर इनकी ना इंसुलिन की कह सकते हैं सेंसिटिविटी कम होती है। मतलब कि ना उसके काम करने का, मतलब कि जैसे सेंसिटिविटी आप समझ रहे हो ना, कि वो जैसे जितना ग्लूकोज को तोड़ सकता था उतना नहीं तोड़ पा रहा, क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी लो हो गई है। ठीक है, उसकी सेल्स की सेंसिटिविटी लो हो गई है। दूसरा ये हो गया। तीसरा होता है कि या फिर जो अपने पेनक्रियास के अंदर जो सेल्स होते हैं जो रिलीज करते हैं इंसुलिन, उनकी डिस्ट्रॉय हो गई है, मतलब वो डिस्ट्रॉय है। ठीक है, डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, चौथा होता है अपना कि जेनेटिक। ठीक है, अब एक्चुअल में जो डायबिटीज होता है ना उसको तीन क्लास में डिफाइन करते हैं हम। ठीक है, डायबिटीज 1, डायबिटीज 2 एंड डायबिटीज 3। जो डायबिटीज 1 होता है उसमें क्या होता है कि उसमें जो सेल्स होते हैं जो पेनक्रियास के जो रिलीज करते हैं अपने सिक्रेट करते हैं इंसुलिन, वो डिस्ट्रॉय होते हैं। जो डायबिटीज 1 है मोस्टली यंगर पीपल्स में देखने को मिलता है। ठीक है, जो डायबिटीज 2 है उसमें होता है कि जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी डिक्रीज होती है, या फिर इंसुलिन का प्रोडक्शन थोड़ा लो रहता है, जिसकी वजह से इनफ इंसुलिन नहीं बन पाते हैं। और डायबिटीज 3 होता है कि वो जेनेटिक होता है, मतलब कि पेरेंट्स टू चाइल्ड ऐसा चलता है, पता है ना आपको, इनहेरिटेंस। ठीक है, तो बेसिकली इंसुलिन का आपको रोल पता लग गया। अब हम पढ़ते हैं इंसुलिन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, इंसुलिन इज एंडोक्राइन हार्मोन प्रोड्यूस बाय द बीटा सेल ऑफ इजलेट्स ऑफ लैंग्रेंस इन द पेनक्रियास। मतलब कि जो पेनक्रियास के इजलेट्स लैंग्रेंस है, मतलब पेनक्रियास के जो इजलेट ऑफ लैंगरेंस है उनके जो बीटा सेल्स हैं उनके द्वारा ये प्रोड्यूस किया जाता है इंसुलिन। मतलब समझो ये फैमिली है, उसका मेंबर है, उसका बच्चा है। ठीक है, ये मतलब दादा, ऐसे समझो कि जो इजलेट ऑफ लैंगरेंस है वो पेनक्रियास के अंदर है, जिसके बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन प्रोड्यूस किया जाता है। आपको ये पूरा लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, एक्चुअली में जो पेनक्रियास है ना, जो अपने इजलेट ऑफ लैंग्वेज है, ये इसके जो तीन सेल्स होते हैं, बीटा, अल्फा एंड गामा। जो अल्फा सेल ऑफ इजलेट ऑफ लैंग्वेज है ये अपना रिलीज करते हैं ग्लूकागोन जो अपना ग्लूकोज का कंसंट्रेशन मेन रखते हैं। मतलब कि समझो कि जो इंसुलिन की बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने पड़ी है, वो तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बहुत रिड्यूस कर देगा, जिसकी वजह से बंदा फेंट हो जाएगा, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए होता है। ठीक है, तो अगर वो बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन कर रहा है तो ये भी तो हमारे लिए हानिकारक ही है। तो फिर ग्लूकागोन रिलीज करता है पेनक्रियास अपने अल्फा सेल से, अल्फा सेल ऑफ इजलेट ऑफ लैंगरेंस से फिर हमारे ग्लूकागोन रिलीज होगा। ठीक है, जो अपना ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करके रखेगा ब्लड में। ठीक है, और जो अपना डेल्टा सेल होता है वो हमारा रिलीज करता है सोमैटोस्टेटिन। जो सोमैटोस्टेटिन है वो एक अपना कह सकते हैं एंटागनिस्ट है। किसका? जो अपना सोमैटोस्टेटिन है वो एंटागनिस्ट है ग्रोथ हार्मोन का। ठीक है, तो ये अपना इंसुलिन का भी एंटागनिस्ट है। ठीक है, आपको ये मैंने अपने एंटीडिप्रेटिव हॉर्मोन्स में बताया हुआ है, आप उसमें देख सकते हो वीडियो में। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। क्या होता है इतना पता लग गया आपको कहाँ से निकलता है ये। ठीक है, इट हैज अ प्रोफाउंड डाटा इन्फ्लुएंस ऑन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन। मतलब कि ये भी पाया गया है कि जो इंसुलिन होता है ये अपने कार्बोहाइड्रेट्स और फैट और प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म में भी हिस्सा लेता है। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड एज एनाबॉलिक हार्मोन। आपको पता है एनाबॉलिक हार्मोन क्या होते हैं? जो प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। ठीक है, इट इज द फर्स्ट हार्मोन टू बी प्रोड्यूस बाय द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पता है ना आपको, जो हम दो अलग अलग जीन्स को लेकर, दो अलग अलग सोर्सेज के जीन्स को लेकर अपने एक सोर्स में डालकर उससे जो अपने फर्दर हम आगे से जो भी हम रिलीज करवाना चाहते हैं, जो अपने आप फॉर्म करवाना चाहते हैं वो हम रिलीज करवाते हैं। ठीक है, तो आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी नहीं देखी तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा अभी थोड़ी देर में, आप उसमें समझाऊंगा अच्छे से क्या होता है। इसमें बेसिकली हमारा ये होता है कि हम जैसे आप समझो कि ह्यूमर का हमने इंसुलिन का जीन ले लिया जो इंसुलिन बनाता है। ठीक है, फिर हमने एक बैक्टीरियोफेज में डाल दिया, किसके थ्रू? प्लाज्मिड के थ्रू हमने बैक्टीरिया में डाल दिया। ठीक है, अब वो जो बैक्टीरिया है वो इंसुलिन जो जीन हमने इंसर्ट किया है बैक्टीरिया के जीन में,
वो इंसुलिन बनाने लग पड़ेगा, ठीक है, जो कि बेटर इंसुलिन होंगे। फिर वो इंसुलिन के इंजेक्शन बनाएगा डॉक्टर, उसको एक्सट्रैक्ट करके, जो फिर हम डायबिटीज के पेशेंट को देते हैं। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, मैं आपको RDN में समझाऊंगा, RDT टेक्नोलॉजी में समझाऊंगा, ठीक है, कि ये क्या होता है, ठीक है। अब बेसिकली इतना याद रखो कि जो इंसुलिन है वो हमारा फर्स्ट हार्मोन है जो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर क्या है, देखो बेसिकली ये 2 अमीनो एसिड की चेन से बना होता है, ये 2 चेन से बना होता है अमीनो एसिड की, A चेन एंड B चेन। जो A चेन होता है उसके अंदर हमारे 21 अमीनो एसिड्स होते हैं, जो बीटा चेन होता है, जो B चेन होता है उसके अंदर 30 अमीनो एसिड्स होते हैं। ये इसके अंदर 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं और एक सल्फाइड बॉन्ड होता है चेन A के अंदर। अब आपको समझ में आ रहा होगा, देखो स्ट्रक्चर देखो पहले, ये चेन A है, ये चेन B है, ये इसके अंदर 21 अमीनो एसिड है, इसके अंदर 30 है, ठीक है। जो अपना 7th अमीनो एसिड है चेन A का, वो 7th अमीनो एसिड चेन B के साथ अटैच है डाइसल्फाइड के द्वारा, ठीक है। और जो अपना 20 अमीनो एसिड है चेन A का, वो 19 अमीनो एसिड चेन B के साथ अटैच है डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। और जो 6th अमीनो एसिड है चेन A का और 11th अमीनो एसिड है चेन A का ही, वो भी अटैच है डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। आपको पता लग गया। अब आप इसको पढ़ो, आपको बहुत इजी से लगेगा, ठीक है। चेन A हैव मतलब कि समझ लो पोसेसेस 21 अमीनो एसिड्स वाइल चेन B 30 अमीनो एसिड्स। इट कंटेन्स टोटल 51 अमीनो एसिड्स, दोनों को कंबाइन कर दो, ठीक है। 2 इंटरचेंज होते हैं डाइसल्फाइड A7 और B7 पे, A20 और B19 में, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। एक इंटरचेंज भी होता है अपना A6 और A11 पे, ठीक है। डाइसल्फाइड ब्रिजेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जो डाइसल्फाइड ब्रिजेस हैं यही एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब कि अगर ये टूटे तो एक्टिविटी गई, समझो इतना, ठीक है। जो ग्रेनुअल्स विद इन बीटा पेनिक्रेटिक सेल्स स्टोर इंसुलिन इन अ फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग 2 एटम्स ऑफ जिंक विद 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ इंसुलिन। जो पेनक्रियास है वो स्टोर करती है इंसुलिन को, कैसे करती है, वो 2 एटम्स को कंबाइन करके अटैच करती है, मतलब कि वो कॉम्प्लेक्स बनाती है 2 एटम्स के साथ। कौन कौन के एटम्स है, वो 2 एटम्स है, एक जिंक है, ठीक है, जिसके साथ वो इंसुलिन के कॉम्प्लेक्स बना के रखती है, ठीक है। अब क्या बात हो रही है कि अब इसमें बात हो रही है कि जो ह्यूमन पेनक्रियास है विद इन अप टू 3 mg ऑफ इंसुलिन विच इज इक्विवेलेंट टू अप्रोक्सीमेटली 220 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन, ठीक है। जो ये बता रहा है कि जो ह्यूमन पेनक्रियास है कंटेन 3 mg ऑफ इंसुलिन, मतलब कि वो 3 mg इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, जो कि 220 यूनिट्स होते हैं, ठीक है, उनके टोटल बीच में, ठीक है। जो 3 mg इंसुलिन रिलीज करेगा जिसके अंदर 220 यूनिट्स होते हैं, ठीक है। पेनक्रियास मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है। अब इसमें एक F सेल्स भी होता है, मैं भूल गया था बताना, एक ना जैसे मैंने 3 ही बताया था आपको, अल्फा बीटा और डेल्टा, ठीक है। अल्फा में हमारे को मैंने बताया आपको ग्लूकोन रिलीज होता है, जो ग्लूकोज लेवल को रेजअप करता है, मतलब मेंटेन रखता है। जो बीटा सेल्स है वो लोअर करता है हमारा ग्लूकोज लेवल को, ठीक है। ये इंसुलिन प्रोड्यूस करता है बीटा सेल्स। डेल्टा सेल्स है ये हमारा सोमेटोस्टेटिन रिलीज करता है, जो ग्रोथ हार्मोन का एंटागनिस्ट है। जो अपना F सेल्स है ये हमारा रिलीज करता है पॉलीपेप्टाइड्स, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स, पता नहीं पॉलीपेप्टाइड्स क्या होता है। तो बेसिकली यही था। तो अब ये इसके आगे हमारे अब इसके हम बात करते हैं कि इसके बायोलॉजिकल एक्शंस क्या है, मतलब कि हमारी बॉडी में कैसे, मतलब इसके क्या फंक्शन है। देखो इंसुलिन हैज अ बोथ रैपिड एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट। देखो इसके दोनों इफेक्ट हैं, इसके रैपिड मतलब कि इंस्टेंटली भी इफेक्ट दे देगा और लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी देगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इंसुलिन फैसिलिटेट्स ग्लूकोज अपटेक एंड इंक्रीज ग्लाइकोजन स्टोरेज ऑफ हेपेटाइटिक। मतलब ये बोल रहा है कि जो ये ब्रेक डाउन करेगा कार्बोहाइड्रेट्स की और ग्लूकोज की, जो अपना ग्लूकोज है जो अपना कार्बोहाइड्रेट्स से मिला है वो उसकी लेकर सेल को पहुंचाएगी जल्दी। जो सेल है ग्लूकोज को फर्दर ATP बनाने में यूज करेगा, ठीक है, उसको एनर्जी के तौर पे यूज करेगा, ठीक है। आपको पता लगे जो इंसुलिन है वो पहुंचाने का काम करती है ग्लूकोज को, कहाँ से, अपने डाइट से सीधा सेल्स को, फिर सेल्स उसको ATP वगैरह एनर्जी एज ए सोर्स में यूज करती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसमें सेकंड है इट इनहिबिट्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मतलब कि ये कन्वर्जन ऑफ पता है ना, जब ग्लूकोज हमारी बॉडी में ज्यादा होता है वो ग्लाइकोजन बनता है। जब तो ये ना जनरली क्या होती है, जब ग्लाइकोजन टूटेंगे तो ग्लूकोज में टूटेंगे, तो ग्लूकोज में टूटेंगे तो ग्लूकोज का अपने ब्लड में और कंसंट्रेशन बढ़ा देगा ग्लूकोज की, ठीक है। तो ये ग्लाइकोजन को टूटने से बचाते हैं कि वो ग्लूकोज में ना टूटे, जिससे ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है इंक्रीज हो, ठीक है। इट फैसिलिटेट्स ग्लूकोज अपटेक टू जेड, वही चीजें बताई हुई है, ठीक है।
तो बेसिकली आप देख सकते हो इसमें वही चीज़ें रिपीट है बार बार, ठीक है। फैट की मेटाबॉलिज्म भी करता है, ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स या लिपोलिसिस, मतलब कि ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स, ठीक है। वो भी हमारे फिर अपने वो एनर्जी वगैरह देते हैं। पता है ना आपको, जो स्टारवेशन वगैरह में, फास्टिंग में क्या होता है कि फैट्स की ब्रेकडाउन होती है, जिससे हमारे को एनर्जी मिल पाता है, ठीक है, क्योंकि उस वक्त हम खाना ले नहीं रहते हैं, डाइट ले नहीं रहते हैं, ठीक है। और इसमें एक और बोला गया कि फेवर्स ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, ठीक है। प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म भी करता है, मतलब प्रोटीलिसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। कि आपको पता है ना, प्रोटीन्स टूटेंगे तभी तो अमीनो एसिड रिलीज होंगे, जो फर्दर हमारे ऑर्गन्स यूज करेंगे उसको, ठीक है। अदर एक्शन भी है कुछ इसके, सेल प्रोलिफिकेशन, सेल की प्रोलिफिकेशन में भी हेल्प करता है, डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, ग्रोथ की हेल्प करता है, मतलब कि सेल को बढ़ने में, उसको मैच्योर होने में, इन सब में भी हेल्प करता है। इसके अदर इफेक्ट्स भी हैं कुछ, डिक्रीज फिब्रोलिसिस, ठीक है। फिब्रिन मतलब फिब्रिन की ब्रेकडाउन, फिब्रिन पता है ना आपको, होता है फिब्रिन है ना हमारे क्लोटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्लोट बनाने के लिए, ठीक है। तो उसकी ब्रेकडाउन होने से बचाता है कि फिब्रिन ब्रेक ना हो। इट एक्सर्ट्स वेसोडायलेटरी इफेक्ट, मतलब कि वेसोडायलेटरी मतलब कि जो अपने वेसल्स है उनकी डायलेशन, ये अपना वेसो की डायलेशन करता है, ठीक है। बाय एक्टिवेटिंग नाइट्रिक ऑक्साइड, पता है आपको जो अस्थमा होता है ना, एंटी अस्थमा ड्रग में हम पढ़ेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या रोल होता है। ये ना जनरली हम इसको हाइपरटेंशन में देते हैं, जिससे ना वो वेसल्स को, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगी और ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें भी हेल्प करते हैं। इट एक्टिवेट्स वेस्कुलर एंडोथेलियल लिपोप्रोटीन लाइपेज एंड दस एनहांस द क्लियरेंस ऑफ कैलोमाइक्रोन्स और वीएलडीएल। जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना वीएलडीएल, ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये इसकी एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। और लिपोप्रोटीन्स ये भी हमारा बैड होता है, ये भी हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, तो इनकी क्लियरेंस भी बॉडी से आउट करने में हेल्प करता है, मतलब कि इनको बॉडी से बाहर निकलने में भी हेल्प करता है। तो यही था आज की वीडियो। अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर सकते हैं। इसके नोट्स आपको हार्ड नोट्स चैनल करके टेलीग्राम पे उसमें मिल सकते हैं, मिल जाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।